नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया और मैं आपके साथ प्रियंका मलिक। हाजिर उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें लेकर खबरों का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने की तारीख का ऐलान। 17 नवंबर को रात 9:07 पर बंद होंगे कपाट। अब तक 11 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए बद्री विशाल के दर्शन। केदारनाथ उपचुनाव के लिए एक्टिव मोड में कांग्रेस। उम्मीदवार के चयन के लिए नियुक्त किए 2 पर्यवेक्षक। बीजेपी को चुनौती देने की तैयारी में कांग्रेस। उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों के साथ विंटर गेम्स की तैयारियां भी शुरू। औली के इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त करने में जुटा पर्यटन विभाग। स्काईकिंग प्रतियोगिता के लिए बेहतर की जा रही व्यवस्थाएं। और उत्तरकाशी के मौरी ब्लॉक में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जल्द होगी 37 पदों पर भर्ती। शासनादेश जारी। विधायक दुर्गेश्वर लाल बोले, बेहतर होंगी स्वास्थ्य सुविधाएं। केदारनाथ उपचुनाव को लेकर भले ही तारीखों की घोषणा ना हुई हो, लेकिन सियासी पार्टियों की तैयारियां शुरू हो चुकी है। बीजेपी के बाद अब कांग्रेस ने भी तैयारी अपनी तेज करती हुई नजर आ रही है और इसी दौरान कांग्रेस ने अपने पर्यवेक्षकों की भी नियुक्ति कर दी है। ये रिपोर्ट देखिए। केदारनाथ उपचुनाव में जीत सुनिश्चित करने के लिए कांग्रेस एक्टिव मोड में नजर आ रही है। कांग्रेस ने उपचुनाव के लिए पर्यवेक्षक की नियुक्ति कर दी है। उपचुनाव को देखते हुए उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी और विधायक वीरेंद्र जाति को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। दरअसल कांग्रेस ने प्रत्याशी को लेकर सर्वे शुरू कर दिया है। पहले दौर के सर्वे के बाद अब दूसरे चरण का सर्वे भी शुरू हो चुका है। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने कहा कि कांग्रेस की केदारनाथ उपचुनाव को लेकर पूरी तैयारी प्रतिष्ठा यात्रा के समय ही हो गई थी। वहीं अब पर्यवेक्षकों की नियुक्ति के बाद पार्टी और मजबूत हो जाएगी। अब जो है वहाँ पर्यवेक्षक के रूप में उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी जी को और हमारे माननीय विधायक हरिद्वार से वीरेंद्र जाति जी को चिन्हित किया गया है। उनकी नियुक्ति हुई है। ऐसे में प्रदेश कांग्रेस बहुत लाभान्वित भी होगी और केदारनाथ उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी उनके नेतृत्व में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस द्वारा पर्यवेक्षक नियुक्त किए जाने पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने चुटकी ली है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसी को भी चुनावी मैदान में क्यों न उतार ले, पार्टी को कोई फायदा नहीं होगा। कांग्रेस किसी को भी भेज ले, चाहे पप्पू को बुला ले, कुछ होने वाला नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी की परंपरागत सीट है और विशेषकर मोदी जी का केदारनाथ से विशेष लगाव है। केदार की धरती से मोदी जी ने कहा था कि आने वाला दशक उत्तराखंड का होगा। आज जो केदारनाथ का कायाकल्प हुआ है। मंगलौर और बद्रीनाथ सीट में कांग्रेस की जीत के बाद बीजेपी के लिए केदारनाथ उपचुनाव चुनौतीपूर्ण जरूर है और यही कारण है कि बीजेपी ने भी केदारनाथ उपचुनाव के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह की रिपोर्ट। और रुक करते हैं इस वक्त की एक बड़ी खबर का। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने की तारीख का ऐलान हो चुका है। 17 नवंबर को रात 9:07 पर बद्रीनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। ये बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। कपाट बंद होने की जानकारी बीकेटीसी के अध्यक्ष ने दी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अभी तक 11 लाख से ज्यादा श्रद्धालु बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं। ये बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। 17 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। रात 9:07 पर बद्रीनाथ धाम के कपाट को बंद किया जाएगा और 11 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने अब तक बद्री विशाल के दर्शन कर लिए। इसके साथ ही अभी भी तीर्थ यात्रियों के आने का सिलसिला जारी है। और केदारनाथ की अगर हम बात करें तो केदारनाथ में 13 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं और पूरे 4 धाम यात्रा में अब तक 38 लाख से जो श्रद्धालु है वो यहाँ पर पहुंचे हैं और लगातार तीर्थ यात्रियों के आने का सिलसिला जारी है। और इस बीच अब कपाट बंद होने की तारीखों के ऐलान होने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। 17 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। उत्तराखंड में नियमों को ताक पर रखकर जमीन खरीदने वालों पर धामी सरकार बड़े एक्शन का ऐलान किया था। अब इस एक्शन को धरातल पर उतारने का समय आ चुका है। इस ऐलान को ज्यादा समय बीता भी नहीं कि धामी सरकार की सख्ती नजर आने लगी है। पहली कार्रवाई बाहुबली विधायक के परिवार पर हुई है। कौन है ये बाहुबली विधायक जिनकी पत्नी के द्वारा खरीदी गई जमीन को राज्य सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया है? इस रिपोर्ट में देखिए। जमीन खा गए, मकान खा गए, दुकानें खा गई। धामी सरकार का बड़ा एक्शन। नियम को ताक पर रखकर खरीदी गई जमीन पर कार्रवाई।
बाहुबली विधायक की पत्नी की जमीन सरकार में निहित। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 27 सितंबर को देहरादून में ऐलान किया था कि उत्तराखंड में ऐसे लोगों के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी जिन्होंने नियमों को ताक पर रखकर जमीन खरीदी है। उत्तराखंड के बाहर से आए लोग जिन्होंने नियम विरुद्ध जमीन खरीदी है या फिर जिन्होंने जिस उद्देश्य से जमीन खरीदी उसे पूरा नहीं किया गया, ऐसे लोगों के खिलाफ मुख्यमंत्री ने ठोस कार्रवाई की बात कही थी। एक बार आपको पहले सुनाते हैं कि आखिर सीएम धामी ने ऐसे लोगों पर किस तरह के एक्शन का ऐलान किया था। जिन लोगों ने भी जिस उद्देश्य से भूमियां खरीदी हैं, चाहे वो पर्यटन के लिए, उद्योग लगाने के लिए, निवेश करने के लिए या व्यावसायिक प्रयोजनों के लिए जिन्होंने भूमि खरीदी और उसके बाद उस भूमि का उन्होंने उस प्रयोजन के लिए उपयोग नहीं किया, ऐसी ज़मीनों का भी हम विवरण तैयार करा रहे हैं और ऐसे लोगों के विरुद्ध भी जिन्होंने जिस प्रयोजन से भूमि खरीदी और उसका उपयोग नहीं किया, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री के बयान के बाद अब सबसे पहले राज्य में नैनीताल जिला प्रशासन ने ठोस कार्रवाई की है। जमीनों के मामले में राज्य में पहली कार्रवाई उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता राजा भैया के परिवार पर हुई है। राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह की 27.5 नाली जमीन सरकार में निहित कर दी गई। नैनीताल जनपद के बेताल घाट के सिलटोना गांव में साल 2007 में भानवी सिंह ने 27.5 नाली जमीन कृषि के उद्देश्य से खरीदी थी, लेकिन 16 साल बाद भी इस जमीन में खेती नहीं की गई। ऐसे में प्रशासन ने नियम विरुद्ध जमीन खरीदने के मामले में कार्रवाई की है। इस कार्रवाई को लेकर उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी का कहना है कि पुष्कर सिंह धामी सरकार ने पहले भी लोगों को चेतावनी दी थी, ऐसे लोग संभल जाएं जो राज्य के बाहर से उत्तराखंड में जमीनों की खरीद फरोख्त कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बाहुबली उनकी पत्नी के नाम जो जमीन थी उसके खिलाफ कार्रवाई की है और ये तो एक ट्रेलर है, अभी शुरुआत हुई है। ऐसे कितना ही बड़ा कोई व्यक्ति होगा, कहीं का भी होगा, उसके खिलाफ हमारी सरकार कदम उठाएगी। उसका संकेत माननीय मुख्यमंत्री जी ने दे दिया है। मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। राजा भैया की पत्नी ने जो जमीन खरीदी थी उसमें 16 साल बाद भी खेती नहीं होने पर राजस्व विभाग ने भूमि सरकार के खाते में दर्ज कर ली है। इस मामले को लेकर भानवी सिंह ने कमिश्नर कोर्ट और राजस्व बोर्ड में भी अपील की, लेकिन वहां भी उन्हें हार मिली। अब ये जमीन सरकार के कब्जे में है। उत्तराखंड की धामी सरकार अगले कुछ महीनों में कई बड़े लोगों की जमीनों पर कार्रवाई कर सकती है। ऐसे लोग जिन्होंने नियम विरुद्ध जमीन खरीदी, उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई की जा रही है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से मनीष डंगवाल की रिपोर्ट। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों के साथ ही विंटर गेम्स भी होने वाले हैं, जिसे लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी है। दरअसल भारतीय ओलंपिक संघ ने 28 जनवरी से 14 फरवरी तक राष्ट्रीय खेलों के साथ ही विंटर गेम्स कराने की बात कही है, जिसे देखते हुए पर्यटन विभाग ने अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दी है। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज का कहना है कि ओली के इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त किया जा रहा है। स्काइंग प्रतियोगिता के लिए रज्जू मार्ग और रोपवे की व्यवस्था को भी बेहतर किया जा रहा है। विंटर गेम्स के लिए तैयारियां हैं निश्चित रूप में, जैसा कि आपने पूछा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा उसकी तैयारियां हैं और हम चाहेंगे विंटर गेम्स के साथ साथ हम लोग जो है स्नो की, जैसे स्कीइंग हो गया और भी स्नो के जो हमारे पहाड़ों में स्कीइंग होती है उसको भी हम करें और उसके लिए जो प्रॉपर क्लाइमेट है और प्रॉपर उसके लिए व्यवस्था है, चाहे वो हमारे रज्जू मार्ग की हो, रोपवेज की हो, वो सब व्यवस्था की जा रही है। केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा ने दिल्ली देहरादून एलिवेटेड रोड को विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि दिल्ली देहरादून तक 213 किलोमीटर की सड़क बन रही है और अब 2.5 घंटे में ही दिल्ली से देहरादून जा सकेंगे और कई जगह पेट्रोल पंप के साथ ही इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन खुलेंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा ने कहा कि अगले कुछ महीनों में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी इसका उद्घाटन भी करेंगे। वहीं अल्मोड़ा और बागेश्वर जिलों में प्राथमिक विद्यालयों को नए शिक्षक मिले हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने दोनों जिलों के करीब 110 सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र सौंपे हैं। अल्मोड़ा जिले में 49 जबकि बागेश्वर जिले में 61 सहायक अध्यापकों को ये पत्र सौंपे गए। इस मौके पर अजय टम्टा ने कहा कि सरकार शिक्षा के क्षेत्र में जरूरी कदम उठा रही है। सहायक अध्यापकों की नियुक्ति जो कि जनपद अल्मोड़ा में 49 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति हुई है और जनपद बागेश्वर में 61
ऐसे सहायक अध्यापकों की नियुक्ति पत्र हमने जारी यहाँ से दिए हैं। ये अपने आप में बड़ा सौभाग्य है कि सरकार के माध्यम से शिक्षा व्यवस्था में बच्चों को पढ़ाने के लिए ये भर्तियाँ नियुक्तियाँ हुई हैं, जिससे हमारे आने वाली पीढ़ी को इसका लाभ मिलेगा, शिक्षा व्यवस्था अच्छी होगी, सुदृढ़ होगी। उधर उत्तरकाशी के सीमांत क्षेत्र मौरी ब्लॉक को राज्य सरकार ने बड़ी सौगात दी है। पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 37 पदों के भरने का शासनादेश जारी किया गया है। इस फैसले से जहां स्थानीय लोग खुश हैं, तो वहीं विधायक दुर्गेश्वर लाल ने प्रदेश सरकार का आभार जताते हुए कहा कि मौरी जैसे दुर्गम क्षेत्र में भी स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर होंगी। जो मौरी विकासखंड है, एक सुदूरवर्ती क्षेत्र था। यहाँ पे लोगों की वर्षों की मांग थी कि यहाँ पे स्वास्थ्य की सुविधाएं जो है सुदृढ़ हो। आज हमारी प्रदेश की यशस्वी सरकार ने जो स्वास्थ्य की सुविधाएं थी, मौरी में जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का जो पद सृजन का जियो किया, उसमें 37 जो है पद हमें मिले हैं और उसको विधिवत तरीके से अब जो है एक पूरे विकासखंड को एक जो है स्वास्थ्य केंद्र मिला है। और रही दूसरी बात, आने वाले समय में जो प्रोला में उपजिला अस्पताल का जो कार्य है वो भी गतिमान है। उसकी जो डीपीआर है वो शासन में ऑलरेडी पहुंच चुकी है। वहीं राजधानी देहरादून की ट्रैफिक लाइटों के समय में बदलाव किया जाएगा। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि आम लोगों की सुविधा को देखते हुए ये कदम उठाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि शहर में तिराहे और चौराहे पर ट्रैफिक नियंत्रित करने के लिए ट्रैफिक लाइटें लगी हुई हैं, लेकिन कुछ लाइटें ऐसी हैं जिनमें ट्रैफिक के दबाव के हिसाब से टाइमिंग फिक्स नहीं है। ऐसे में पुलिस रिपोर्ट तैयार कर रही है, जिसे यातायात निदेशक को भेजा जाएगा। यहाँ पर बहुत करीब सिग्नल लाइट्स लगी हुई है, तो उसको और कभी कभी वीआईपी मूवमेंट हो या छुट्टियों का समय हो तो यातायात बढ़ता घटता रहता है। उसको देखते हुए ऑटोमेटेड सिस्टम भी लगा हुआ है, जहाँ पर जिस तरफ से ज़्यादा ट्रैफिक आएगा उसको देखते हुए वो उसका 15 सेकेंड उसमें लाइट का जो है टाइमिंग बढ़ जाती है, चाहे रेड लाइट हो चाहे ग्रीन लाइट हो। तो इसका परीक्षण भी चल रहा है ऑलमोस्ट इसमें, लेकिन सभी चौराहों का जब तक कनेक्ट इसमें हो जाएगा इस सिस्टम के तहत, तो ये ऑटोमेटेड सिस्टम चलेगा। हाँ, उस समय पुलिसकर्मी ज़रूर उसको मैनुअल वे में चलाते हैं जब उनको लगता है कि कोई वीआईपी मूवमेंट है या कोई अलग से कोई मूवमेंट है या कोई जुलूस धरना प्रदर्शन का कोई ऐसा है जिसके लिए यातायात को चलाना है या निकालना है, तो मैनुअल रूप से चलाया जाता है। तो अभी सिस्टम हमारा धीरे धीरे मतलब ऑलमोस्ट डेवलप हो चुका है। तो आने वाले समय में ये ऑटोमेटेड सिस्टम चलेगा, विशेष परिस्थिति में उसको फिर मैनुअल रूप से चलाया जाएगा। नवरात्र में यूं तो कई जगहों पर रामलीला मंचन का आयोजन किया जाता है, लेकिन अल्मोड़ा की बात करें तो यहाँ कर्नाटक खोला की रामलीला लोगों को आकर्षित करती है। यहाँ 9 दिनों तक नहीं बल्कि पूरे 10 दिनों तक रामलीला का आयोजन किया जाता है। ये रिपोर्ट देखिए। उन्होंने शूर्पणखा का अपमान किया और हमने उनकी नारी का शारदीय नवरात्र में पहली नवरात्र से अल्मोड़ा में कई स्थानों पर रामलीला मंचन किया जाता है। इन्हीं में से एक है कर्नाटक खोला की रामलीला, एक विशेष स्थान रखती है। ये रामलीला पूरे अनुशासन और व्यवस्थित तरीके से होने के कारण लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बनी रहती है। जनपद में कई जगह रावण परिवार के पुतले बनाए जाते हैं, जिससे 9वें दिन रामलीला समाप्त हो जाती है। लेकिन कर्नाटक खोला में 10 दिन की पूरी रामलीला होती है। बता दें कि यहाँ 2 महीने पहले से रामलीला मंचन के कलाकारों को प्रशिक्षण दिया जाता है। पूरे अनुशासन के बीच इस प्रशिक्षण से निकले हुए कलाकार कई अन्य जगहों पर रामलीला में मंचन का कार्य करते हैं। यह रामलीला राग बिहाग भैरवी जयंती पर आधारित होती है, जो आकर्षण का केंद्र बनी रहती है। यहाँ रावण का किरदार निभाने वाले उत्तराखंड सरकार में पूर्व दर्जा मंत्री बिट्टू कर्नाटक को भी देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। आज हमको महिलाओं को, बालिकाओं को सम्मिलित करना पड़ा, इसीलिए 90 के दशक में पहले बालिकाएं सम्मिलित हुई और 2019 के बाद जब से हमने महिला रामलीला का आयोजन किया, तब से महिलाएं बढ़ चढ़ कर प्रतिभाग कर रही हैं। और आने वाले सालों में, क्योंकि ऐसे धार्मिक अनुष्ठान, इसे हम अनुष्ठान का रूप देते हैं, ये कोई नृत्य नाटिका नहीं है, ये एक धार्मिक अनुष्ठान है और इस अनुष्ठान को मिलकर किया जाता है, सब लोग सामूहिक रूप से करते हैं। यूं तो अल्मोड़ा नगर सहित जनपद में कई जगह रामलीला मंचन का आयोजन किया जाता है, लेकिन कर्नाटक खोला की रामलीला का अपना विशेष महत्व है। खास बात ये है कि यहाँ की रामलीला में पारंपरिक संगीत, राग बिहाग, नृत्य और संवादों के माध्यम से रामायण की कथा को जीवंत किया जाता है और इसके मंचन का तरीका पीढ़ियों से चली आ रही परंपराओं को समेटे हुए है। रफ्तार मीडिया के लिए अल्मोड़ा से SS कपकोटी की रिपोर्ट।
वहीं टनकपुर लोहाघाट नेशनल हाईवे के स्वाला डेंजर जोन में सड़क सुधारीकरण का काम किया जा रहा है। ऐसे में जिलाधिकारी ने नेशनल हाईवे को सुबह 6 बजे के समय छोटे वाहनों के लिए खोला है, जबकि बड़े वाहनों के लिए 8 बजे गेट खोलने के निर्देश जारी किए हैं, जिसका अब विरोध भी किया जा रहा है। नाराज रोडवेज कर्मचारियों का कहना है कि जिस समय बस लेट हो रही हो, ऐसे में ये जो टाइमिंग फिक्स की गई है उसकी वजह से कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बस के लेट आने की वजह से जो सवारियां हैं वो अन्य साधनों का रुख कर रहे हैं। 8 बजे गेट खोला जा रहा है, जिसमें सवारियों को बड़ी दिक्कत हो रही है। आदमी 12 बजे दिल्ली से आ जाते हैं, टनकपुर 12 बजे पहुंच जाते हैं, उसके बाद उनको वेट करना पड़ता है लंबे समय तक। उसके बाद 8 बजे प्रशासन द्वारा गेट खोला जा रहा है। गेट को कम से कम 5 बजे खोलना चाहिए, जिससे कि यात्रियों को कोई दिक्कत ना हो और समय से अपने घरों को पहुँच पाए। प्रशासन से हमारी ये मांग है कि गेट को 5 बजे खोला जाए, जिससे लोग अपने स्थानों पर समय से पहुंच पाए। निगम की आय को बहुत ज्यादा हानि हो रही है। हरिद्वार जिला कारागार में चल रही रामलीला और निर्माण कार्य का फायदा उठाकर जेल से 2 कैदी फरार होने के बाद से जेल प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। घटना के बाद मौके पर पहुंचे जेल आईजी सहित डीएम और एसएसपी ने जेल का निरीक्षण किया। हरिद्वार के जिलाधिकारी कमरेंद्र सिंह ने बताया कि जिला कारागार में अपहरण और हत्या के मामले में 2 कैदी जेल में बंद थे, जो मौके का फायदा उठाकर फरार हो गए। इस मामले में जेल प्रशासन की लापरवाही देखने को मिली है, जिसे लेकर मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए हैं। तो वो सीढ़ी का यूज किया इन लोगों ने, और अंदर रामलीला भी चल रही थी। तो जो इनके वरिष्ठ अधिकारी थे वो सब लोग रामलीला में बिजी थे। इनके जो होमगार्ड सब ड्यूटी पे थे वो भी रामलीला में बिजी थे। तो उसका मौके का फायदा उठाते हुए उन लोगों ने सीढ़ी का और अपने कपड़ों का यूज किया, वो दोनों यहाँ से फरार हो गए। तो इसमें FIR दर्ज हो गई है सदगुरु थाने में, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। उसके अलावा डिपार्टमेंटल इंक्वायरी और मजिस्ट्रेट जांच भी इसकी कराई है। आज सुबह करीब 6:30 बजे के आसपास कंट्रोल रूम के माध्यम से पुलिस को सूचना मिली थी कि 2 कैदी यहाँ जेल से कल शाम के समय रामलीला यहाँ पर एक कार्यक्रम चल रहा था, उसका फायदा उठाते हुए कंस्ट्रक्शन साइट में से एक सीढ़ी को उठा के और दीवार फांकते यहाँ से निकले हैं। जिसमें एक जो कैदी है वो 302 के मुकदमे में सजायाफ्ता है, पंकज, और एक कैदी उसमें अपहरण के मुकदमे में अभी अंडर ट्रायल चल रहा है। इन दोनों की तलाश हम लोगों के द्वारा की जा रही है, और जो संबंधित जो धाराएं हैं उसका अभियोग पंजीकृत थाना सिरपुर में किया गया है। हमारी टीम इसके सर्चिंग के लिए लगातार हम लोग लगे हैं और जल्दी ही इसमें रिजल्ट इसमें दिया जाएगा। वहीं लक्सर में बढ़ती आपराधिक घटनाओं से लोगों में डर का माहौल देखने को मिल रहा है। लोग पुलिस के होते हुए भी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। लूट, हत्या, खूनी संघर्ष से लेकर लोगों पर दिन दिहाड़े फायरिंग के मामले सामने आ रहे हैं, और अब इन मामलों को देखते हुए पुलिस ने भी गंभीरता से एक्शन लेने की तैयारी कर ली है। हर जगह से रोज हमारे को जो संज्ञान मिला है कि लक्सर क्षेत्र में जो ये नए लड़के हैं ये अवैध तमंचों से फायरिंग कर रहे हैं, तो इसमें पुलिस ने संज्ञान ग्रहण करा है। प्रतापपुर वाले में हम लोगों को अभी तक तहरीर नहीं मिली है, परंतु हमारे द्वारा जो हमारा प्रिवेंटिव मोड है उसमें 151 में 4-5 लोगों को हम लोगों द्वारा जेल भेजा गया था, परंतु उनसे तमंचे की बरामदगी नहीं की गई थी। लेकिन इसमें जो भी वीडियोस पुलिस के समक्ष आई हैं उसमें हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, और जल्दी हम लोग इसमें कुछ ना कुछ रिजल्ट जरूर देंगे, और जो भी अभियुक्त हैं उनको हम लोग जो भी धाराएं हैं या जो भी उनके अगेंस्ट जो एक्शन होंगे उसमें उनको बुक करने की कार्रवाई अमल। और प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। अब तक के लिए मुझे दे इजाजत, लेकिन जाने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने की तारीख का ऐलान। 17 नवंबर को रात 9:07 पर बंद होंगे कपाट। अब तक 11 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए बद्री विशाल के दर्शन। केदारनाथ उपचुनाव के लिए एक्टिव मोड में कांग्रेस। उम्मीदवार के चयन के लिए नियुक्त किए 2 पर्यवेक्षक। बीजेपी को चुनौती देने की तैयारी में कांग्रेस। उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों के साथ विंटर गेम्स की तैयारियां भी शुरू। औली के इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त करने में जुटा पर्यटन विभाग। स्काईकिंग प्रतियोगिता के लिए बेहतर की जा रही व्यवस्थाएं। और उत्तरकाशी के मौरी ब्लॉक में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जल्द होगी 37 पदों पर भर्ती। शासनादेश जारी। विधायक दुर्गेश्वर लाल बोले, बेहतर होंगी स्वास्थ्य सुविधाएं।